यस, क्या बात है, मार्गरेट ने कहा। मादाम, अभी अभी मुझे हतमी इत्तला मिली है कि इमरान और उसके साथी मुकामी मेकअप में क्वीनलैंड की तरफ गए हैं। ये 2 जीपों पर सवार हैं और ये अभी रवाना हुए हैं, इसलिए 4 दिन के अंदर अंदर क्वीनलैंड पहुंच जाएंगे और अब मुझे भी उनके लिए क्वीनलैंड जाना पड़ेगा। रेनुका ने कहा, हम क्वीनलैंड में पहले से मौजूद हैं और मैं इस वक्त कॉल भी क्वीनलैंड से ही कर रही हूँ, लेकिन ये लोग क्वीनलैंड कब आ रहे हैं? क्या उन्हें मालूम हो गया कि लेबॉर्ट्री क्वीनलैंड के अंदर है? मार्गरेट ने कहा। क्या जॉर्डन को मालूम था कि आप क्वीनलैंड में पहुंच चुकी हैं? दूसरी तरफ से रेनुका ने कहा, हाँ, मैंने उसे बताया था। क्यों? मार्गरेट ने कहा, तो फिर उन्हें जॉर्डन से मालूम हो गया होगा और फिर आपकी वहां मौजूदगी की वजह से वो समझ के होंगे कि लेबॉर्ट्री क्वीनलैंड में मौजूद है और आप आर्कन के बजाय वहां ना जाती। रेनुका ने कहा, ओ वाकई यही बात होगी। वेरी गुड, तुम वाकई रहीन हो। क्या तुम किसी हेलीकॉप्टर पर क्वीनलैंड नहीं पहुंच सकती? मैं चाहती हूँ कि इमरान के हाथ में के मिशन में तुम्हारी जहानत से फायदा उठाया जाए। मार्गरेट ने कहा, मैं पहुंच रही हूँ। आप कहाँ हैं? रेनुका ने कहा, मैं क्वीन कोठी की कोठी नंबर 18 ब्लॉक ए में मौजूद हूँ। अलबत्ता मेरे आदमी क्वीन होटल में है और तुम हेलीकॉप्टर को वहां ले आओ ताकि उन लोगों के यहाँ पहुंचने से पहले उनके हाथमे की प्लानिंग की जा सके। मार्गरेट ने कहा, मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी। दूसरी तरफ से कहा गया तो मार्गरेट ने क्रैडल दबाकर राब्ता खत्म कर दिया और फिर टून आने पर उसने यके बाद दीगरे 2 बटन प्रेस कर दिए। यस मादाम। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, जेफरी, एक हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंच रहा है, तुमने उसे अपना क्वेश्चन देना है। उसमें एक औरत रेनुका आ रही है, तुम उसे मेरे पास पहुंचाओगे। मार्गरेट ने कहा, रेनुका? ओ अच्छा। दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया, क्या तुम रेनुका को जानते हो? मार्गरेट ने हैरत भरे लहजे में कहा, यस मादाम, वो इंतहाई तेज और ज़हीन एजेंट है। वो जब एजेंसी में काम करती थी तो मैं उसके साथ था। जेफरी ने कहा, ठीक है, तुम उसे मेरे पास पहुंचा देना। मार्गरेट ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। यस कम इन। मार्गरेट ने कहा तो दरवाज़ा खुला और एक औरत अंदर दाखिल हुई। उसके अंदाज में बेपनाह मुस्तैदी थी और चेहरे के हद्दोहाल और आंखों में मौजूद चमक की वजह से वो बेपनाह ज़हीन दिखाई दे रही थी। उसने स्याह जीन्स और स्याह चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी। सर पर एक मखसूस अंदाज की टोपी थी। मेरा नाम रेनुका है, आने वाली ने मुस्कुराते हुए कहा तो मार्गरेट उठकर खड़ी हो गई। अरे तुम तो बेहद खूबसूरत हो इस उम्र में भी। मार्गरेट ने उठते हुए मुस्कुराकर कहा, इस तारीफ का शुक्रिया मादाम, लेकिन आप बहरहाल मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। रेनुका ने कहा तो मार्गरेट भी मुस्कुरा दी और फिर उसने बड़े गर्म जोशाना अंदाज में मुसाफिया किया। मार्गरेट ने रैक से एक बोतल और 2 गिलास निकाले और उन्हें मेज पर रखकर उसने खुद ही बोतल खोली और दोनों गिलासों में थोड़ी थोड़ी शराब डाली। तो मुझे बेहद पसंद आई हो। जेफरी ने भी तुम्हारी तारीफ की है और मुझे मालूम है कि जेफरी वैसे ही किसी की तारीफ नहीं किया करता, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आर्कन में टास्क एजेंसी की नुमाइंदा चीफ बना सकती हूँ। मार्गरेट ने कहा, ओह बेहद शुक्रिया, ये मेरे लिए वाकई एजाज होगा। रेनुका ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इसके लिए एक ही शर्त है कि तुम इमरान और उसके साथियों का खात्मा कर दो। मार्गरेट ने कहा, वो तो हो जाएगा, लेकिन एक बात बताओ, मुझे तुम्हारे बारे में मालूम है कि तुम मर्दों को उंगलियों पर निचाने की पुरस्कार सलाहियतें रखती हो और मुझे ये भी बताया गया है कि बड़े से बड़े ओहदेदारों से लेकर आम आदमी तक तुम्हारे शहर से नहीं बच सकता। इसके बाद चाहे वो कोई जवान हो या बूढ़ा, सब तुम्हारे बेदाम गुलाम बन जाते हैं। क्या तुम इस इमरान पर अपनी पुरस्कार सलाहियतें इस्तेमाल नहीं कर सकती? रेनुका ने कहा तो मार्गरेट बेख्तियार हंस पड़ी। कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे वक्त चाहिए। मैं उससे दोस्ती करती हूँ और फिर उस पर अपनी सलाहियतें आजमाती हूँ, लेकिन यहाँ मसला मिशन का है। इमरान और उसके साथी यहाँ किसी चीज़ के सिलसिले में आते तो मैं उनसे दोस्ती कर लेती और फिर मेरे लिए वो वाकई भेड़ों के मासूम बच्चे बनकर रह जाते। मार्गरेट ने कहा, लेकिन अगर तुम नाराज ना हो तो क्या मैं ये पूछ लूं कि आमतौर पर यही कहा जाता है कि तुम हैप्नाटिज्म जानती हो और इस हैप्नाटिज्म की मदद से मर्दों को गुलाम बनाती हो, क्या ये बात दुरुस्त है? रेनुका ने कहा, हैप्नाटिज्म तो वाकई में जानती हूँ, लेकिन ऐसे ही जैसे आम लोग जानते हैं। इसमें महारत का दावा नहीं है और ना ही हैप्नाटिज्म की मदद से हर आदमी को ट्रांस में लाया जा सकता है। सिर्फ ऐसे लोग ट्रांस में आ सकते हैं जो जहनी तौर पर कमज़ोर हों या खुद ऐसा चाहते हों। अब तुम देखो कि इमरान किस कदर ताकतवर जहन का मालिक है और मैं इसे कैसे हिप्नाटिज्म की मदद से राम किया जा सकता है, लेकिन मेरा दावा है कि वो सिर्फ 2 दिन में मुझसे सुकून भरे माहौल में मिल ले, फिर वो देखना मेरे पीछे दुम हिलाता नजर आएगा। मार्गरेट ने बड़े फखरिया लहजे में कहा, तो फिर ऐसी कौन सी खसूसियत है तुम में? क्योंकि तुम खूबसूरत और जवान जरूर हो, लेकिन खूबसूरत और जवान तो हजारों औरतें होंगी, वो सब हजार टाइप, और हर मर्द के औरतों को इस तरह गुलाम तो नहीं बना सकती। रेनुका ने कहा, ये वाकई पुरअसरार सलाहियत है, इसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मार्गरेट ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके ठीक है, अच्छा अब असल मामले पर बात हो जाए। इमरान 2-3 घंटों बाद अपने साथियों समेत यहाँ पहुंच जाएगा। मेरा हेलीकॉप्टर में अपने साथ 4 आदमी लेकर आई हूँ और मेरा ख्याल है कि क्वीनलैंड में दाखिल होने से पहले उसका खात्मा कर दिया जाए। रेनुका ने कहा,
کیسے؟ تفصیل بتاؤ، مارگرین نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کوئن لینڈ میں داخل ہونے سے پہلے ایک پہاڑی درے میں سے سڑک گزرتی ہے، اگر وہاں پکٹنگ کر دی جائے تو دونوں جیپوں کو میزائلوں سے آسانی سے اڑایا جا سکتا ہے، رینوکا نے کہا۔ اور اگر یہ لوگ وہاں سے بچ نکلے تو، مارگرین نے کہا، عمران واقعی انتہائی تیز ایجنٹ ہے، چونکہ اسے معلوم ہوگا کہ یہاں آپ موجود ہیں تو وہ ہر لحاظ سے محتاط ہوگا۔ ایسی صورت میں آپ یہاں اس انداز میں چیکنگ کرائیں کہ انہیں اس چیکنگ کا احساس نہ ہو سکے۔ وہ لازماً یہاں آ کر کوئی رہائش گاہ حاصل کریں گے اور اس کے بعد ہی لیبارٹری میں داخل ہونے کا پروگرام بنائیں گے۔ اس دوران ان کی رہائش گاہ کو میزائلوں سے اڑایا جا سکتا ہے اور بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے انہیں بے بس کیا جا سکتا ہے، رینوکا نے کہا۔ کیا تمہارے یہ آدمی کام کر لیں گے؟ مارگرین نے کہا، ہاں بہت آسانی سے، لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے والا آئیڈیا زیادہ کامیاب ثابت ہوگا، رینوکا نے کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں صرف عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں دیکھنا چاہتی ہوں، مارگرین نے کہا۔ اوکے، پھر ایسا ہے کہ آپ کے ساتھی اس رہائش گاہ پر پکٹنگ کریں جبکہ میرے آدمی کوئن لینڈ سے باہر اس طرح پر، رینوکا نے کہا۔ تو مارگرین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دو جیپیں خاصی تیز رفتاری سے آرکن سے کوئن لینڈ کی طرف بنی ہوئی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھیں۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر عمران خود تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر صفدر بیٹھا ہوا تھا۔ عقبی سیٹ پر جولیا اور صالحہ دونوں اکٹھی بیٹھی تھی، جبکہ دوسری جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر تھا اور سائیڈ سیٹ پر کیپٹن شکیل موجود تھا، جبکہ اس جیپ کی عقبی طرف بڑے بڑے سیاہ رنگ کے تھیلے رکھے ہوئے تھے۔ جارڈن کے آفس سے نکلنے کے بعد عمران اپنے ساتھیوں سمیت اس کے خفیہ آفس سے باہر آیا تھا، اور پھر انہوں نے نہ صرف میک اپ تبدیل کیے تھے بلکہ ایک سیاحتی کمپنی سے دو جیپیں اور خفیہ مارکیٹ سے اسلحہ خرید کر ان سب جیپوں میں سوار ہو کر کوئن لینڈ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ آرکن اور کوئن لینڈ کے درمیان فاصلہ کم از کم 4 گھنٹے کا تھا، اس لیے انہیں یقین تھا کہ شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کوئن لینڈ پہنچ جائیں گے۔ عمران نے اس سیاحتی کمپنی کی معرفت کو بھی ایک رہائش گاہ بک کرائی تھی اور کوئن لینڈ کا نقشہ بھی اس سیاحتی کمپنی سے ہی مل گیا تھا۔ عمران صاحب، کوئن لینڈ میں مارگرین اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہے اور اب تک لازماً اسے جارڈن کی ہلاکت کی اطلاع بھی مل چکی ہوگی، صفدر نے کہا۔ نہ صرف مارگرین بلکہ رینوکا بھی وہاں پہنچ چکی ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو نہ صرف صفدر بلکہ عقبی سیٹ پر بیٹھی ہوئی جولیا اور صالحہ بھی بے اختیار چونک پڑی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ رینوکا وہاں پہنچ چکی ہے؟ جولیا نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے اس کے خلاف فون کیا تھا تاکہ اس کی مدد سے جیپ، اسلحہ اور کوئن لینڈ میں رہائش گاہ کا بندوبست کراؤں، لیکن اس کے اسسٹنٹ نے بتایا کہ وہ سیاحتی کمپنی کے ہیلی کاپٹر پر اپنے ساتھیوں سمیت ابھی کوئن لینڈ چلی گئی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ انہیں وہاں کچھ دن لگ جائیں۔ عمران نے جواب دیا، لیکن وہ وہاں کیوں گئی ہوگی؟ کیا اس لیے کہ اسے جارڈن کے بارے میں معلوم ہو گیا ہوگا اور اسے یقین ہو گیا ہوگا کہ ہم اب آرکن سے سیدھے کوئن لینڈ جائیں گے؟ جولیا نے کہا۔ جبکہ میرا خیال ہے کہ اب وہ ہماری دوست بن کر کوئن لینڈ نہیں بلکہ دشمن بن کر گئی ہے، عمران نے کہا۔ تو اس کی بات سن کر سارے ساتھی ایک پر پھر اچھل پڑے۔ دشمن بن کر کیوں؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ جارڈن کی ہلاکت کے بارے میں سن کر اسے بہت دکھ پہنچا ہے، کیونکہ اس نے جس انداز میں جارڈن کے بارے میں ملنے سے انکار کر دیا تھا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے جارڈن سے خاصے گہرے تعلقات تھے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ مارگرین نے اس کی ہلاکت کے بعد اسے ہمارے خلاف باقاعدہ ہائر کر لیا ہوگا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، یہ مارگرین خود ہمارے مقابلے پر نہیں آ رہی بلکہ دوسروں کو سامنے لے آ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ حکومت گریٹ لینڈ کی طرف سے بھی کوئی ایجنٹ سامنے نہیں آیا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ لیبارٹری بھی مارگریٹ ہے اور یہ مارگرین اس لیبارٹری کی کرتا دھرتا ہے اور اس نے خود ہی پرائیویٹ طور پر پاکیشا سے فارمولہ حاصل کیا ہے، صالحہ نے کہا۔ مارگرین سرکاری ایجنٹ ہے، لیکن اس نے ادویات اور ہپناٹزم کے اشتراک سے بڑے بڑے لوگوں کے ذہنوں کو اپنے قابو میں کیا ہے۔ ٹاسک ایجنسی کے سلسلے میں جو معلومات میں نے حاصل کی ہیں، اس کے مطابق پہلے اس ایجنسی کا نام سپر بلیک ایجنسی تجویز کیا گیا تھا اور اس کی کارکردگی کا دائرہ دفاع کے سلسلے میں کام کرنے والی لیبارٹریوں کی حد تک تھا، اس لیے اسے براہ راست سیکرٹری کے تحت دے دیا گیا۔ اس کا چیف راجر تھا۔ مارگریٹ اس ایجنسی میں راجر لایا تھا۔ مارگرین نے اپنے مخصوص حربوں اور نہ صرف راجر بلکہ ڈیفنس سیکرٹری اور وزارت دفاع کے بڑے افسروں، حتیٰ کہ ٹاسک سنڈیکیٹ کے بڑوں کو بھی اپنا ذہنی غلام بنا لیا۔ وہ حد درجہ آزاد حیال لڑکی ہے، اس لیے اس کے نزدیک ان سے بیک وقت ہر قسم کے تعلقات رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے کہنے پر ڈیفنس سیکرٹری نے اس ایجنسی کا نام ٹاسک ایجنسی رکھ دیا۔ شاید مارگرین اس طرح ٹاسک سنڈیکیٹ کے چیف ٹاسک کو خوش کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ راجر کسی وجہ سے اس سے اختلاف کیا، تو اس نے راجر کے ذہن کو ہپناٹزم دے کر اسے خودکشی پر مجبور کر دیا۔ پھر اس ڈیفنس سیکرٹری کے ذریعے اسے ڈمی کے طور پر اپنے ایک آدمی بیکر کو چیف بنا دیا، وہ بھی اس کا غلام ہے۔ اس لیے اصل میں اس ایجنسی کی کرتا دھرتا مارگرین ہے، لیکن مارگرین فیلڈ کی کامیاب ایجنٹ نہیں ہے، اس لیے اس نے لازماً ایسے ایجنٹوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن اپنی انا کی خاطر حکومت تک یہ بات نہیں پہنچا سکتی کہ وہ اور ٹاسک ایجنسی جو پاکیشا سیکرٹ سروس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے حکومت کو اور ایجنسی کو
इस काम के लिए भिजवाए। और जहां तक मेरा ख्याल है कि सेक्रेटरी दाखिला और प्राइम मिनिस्टर में से किसी को भी इस बात का इल्म नहीं है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यहाँ काम कर रही है। सिर्फ डिफेंस सेक्रेटरी को इल्म होगा और वो मार्गरेन के अंगूठे तले हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि जार्डन के बाद हो सकता है कि उसने रेनुका को हमारे खिलाफ हायर किया हो, इमरान ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। लेकिन ये लेबॉर्ट्री तो हुकूमत की होगी, इस पर तो मार्गरेन का जोर नहीं चलता होगा। जूलिया ने कहा, मैंने बताया तो है कि ये लेबॉर्ट्री वजारत दिफा के तहत आती है, इसलिए टास्क एजेंसी ही इसकी हिफाजत का काम करती होगी। इसलिए हो सकता है कि हुकूमत की तरफ से इसकी सिक्योरिटी किसी और के जिम्मे हो। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, इमरान साहब अब आपका क्या प्रोग्राम है? जाहिर है मार्गरेन और रेनुका ने क्वीनलैंड में हमारे खिलाफ काम करना है और वो छोटा सा इलाका है। सालिहा ने कहा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए? इमरान ने सालिहा से ही सवाल कर दिया। मेरा ख्याल है कि आप मुझे और जूलिया को इन दोनों के मुकाबले का हुक्म दे दें और खुद आप बाकी साथियों समेत लेबॉर्ट्री के खिलाफ काम करें। सालिहा ने जवाब दिया, लेकिन तुम्हारी वजह से सफदर और जूलिया की वजह से तनवीर एक साथ काम करने पर जिद करेंगे, फिर बाकी सिर्फ बेचारा मैं और कैप्टन शील रह जाएंगे। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, तनवीर की बात दूसरी है, लेकिन आपने हाँ मुझे इसमें घसीट लिया है। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन सालिहा तो मेरी बात पर खामोश हो गई है। इसका मतलब है कि इसके मुताबिक मैंने जो कहा है वो दुरुस्त है। इमरान ने कहा, सालिहा तुम्हारी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मुझे मालूम है कि जितना तुम्हें रोका जाएगा तुमने ही इन दोनों को हराब करना है। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, इमरान साहब ये भी तो हो सकता है कि क्वीनलैंड के पहाड़ी इलाके में हमारे खिलाफ मोर्चाबंदी की गई हो। कैप्टन शील के जवाब देने से पहले सफदर बोल पड़ा तो उसकी बात ना सिर्फ इमरान और बल्कि जूलिया और सालिहा को भी चौंका गई। ओ वाकई इस बात का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया था। रेनुका हायर की गई है तो फिर ऐसा ही होगा। मुझे रेनुका की जहानत का इल्म है, वो एडवांस और तेजी से काम करने की आदी है। मुझे याद आ रहा है कि नक्शे में एक ऐसे दरे की निशानदही की गई है जहां से ये सड़क गुजरती है और इस दरे पर अगर 4-5 अफराद को कवर कर लिया जाए तो इंतहाई आसानी से दोनों जीपों को उड़ाया जा सकता है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा, और अगर इन्हें मालूम हो गया कि हम जीपों पर आ रहे हैं और वो क्या हमारी कार को पहचानते होंगे? जूलिया ने कहा, रेनुका आर्कन की रहने वाली है, इसलिए वो इस बारे में मालूमात हासिल कर सकती है। मैंने तो इस सियाहती कंपनी से क्वीनलैंड में रहाइश का भी हासिल की है। इमरान ने कहा, इसका मतलब है कि ये रहाइश का भी उनके घेरे में होगी? जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा, हाँ, इस तरह पर हमला ना हुआ तो इस रहाइश का पर बहरहाल होगा। इमरान ने कहा, फिर इमरान साहब मेरा ख्याल है कि हमें ये जीपें इस दरे से पहले ही छोड़ देनी चाहिए और पैदल आगे जाना चाहिए। सालिहा ने कहा, नहीं, इस तरह काम नहीं चलेगा। हम कब तक चुप कर रहेंगे? इसका एक और हाल ये भी है कि और मुझे यकीन है कि जूलिया ये हाल बता देगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इमरान ठीक कह रहा है, हमें चुप कर रहने की ज़रूरत नहीं है। दरे से पहले दोनों जीपें रोक दी जाएंगी और अफराद असलहा लेकर पहाड़ी रास्तों से फैलकर इस दरे पर जाएंगे। अगर वहां हमला आवर मौजूद हो तो उनका खात्मा कर दिया जाए, फिर ट्रांसमीटर जीपों को कॉल कर लिया जाए। अगर हमला आवर ना मौजूद हो भी तो जीपों को कॉल किया जा सकता है। जहां तक रहाइशगाह का ताल्लुक है, हमें बराह रास्त वहां जाने की बजाय किसी होटल में जाना चाहिए और इस रहाइशगाह की चेकिंग कराई जाए और फिर वहां पहुंचा जाए। जूलिया ने कहा, यह बेहतरीन लाए अमल है। सफदर ने कहा, लेकिन अगर ये लाए अमल तनवीर से कहलवाया जाता तो उसकी लाइन ऑफ एक्शन इसके बिल्कुल खिलाफ होती। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, वो जिस डायरेक्ट ऑफ एक्शन का कायल है वो भी ठीक हो सकता है, वैसे इस तरह बहुत सा वक्त भी बच जाता। जूलिया ने तनवीर की हमायत करते हुए कहा, अरे उसकी गैर हाजिरी और मेरी बनफ से हाजिरी के बावजूद उसकी तारीफ, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? इमरान ने बड़े दुख भरे लहजे में कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। तुम्हारे और तनवीर के मिजाज में आग और पानी जैसा फ़र्क है। जूलिया ने हंसते हुए कहा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।